अतुल भाई ये बात बता दीजिए मुझे। तो वो भाई करके बोलते थे मुझसे। हाँ, तो हाँ, मैं कहता थोड़ा टाइम दीजिए, हाँ, आधे एक घंटे का। हाँ, तो थोड़ी देर में मैं पढ़ लेता हूँ, समझ हाँ, लेता हूँ क्या हाँ, है, फिर समझा देता हूँ आपको। हाँ, तो वो समझा देता था। फिर उन्होंने काफी खुश हुए, बोले चलो आज मिठाई की दुकान पे ले आते हैं, कौन सी मिठाई खानी है और आज जी भर के खा लो। मैं तो आके 12 तारीख को अपना सो गया। हाँ, फिर 13 को भी सोता रहा। हाँ, 2 रात में 2 दिन मैंने आराम से सो के बिताए मैंने हाँ, एग्जाम के बाद में। और वो जो उनका एग्जाम 16 को होने वाला था, तो वो हाँ। गालियां देने लगे कि ये तो उठेगा नहीं, ये तो अब हमें कब कराएंगे? अब तैयारी भी नहीं करेगा, हम लोगों का तो हो गया आज, हाँ, तब तो हमारा एग्जाम निकलने वाला, हम तो फेल हो गए। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube पॉडकास्ट पे, जिसमें हम हर बार आपके लिए एक नए शख्स को बुलाते हैं। अब वो नया शख्स कई बार मेरे स्टूडेंट होते हैं, कई बार मेरे साथी होते हैं, कई बार मुझसे भी बड़ी एज के होते हैं। आज का पॉडकास्ट बहुत ज्यादा नॉलेज से भरपूर होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं साइंस से ताल्लुक रखते हैं, कहीं ना कहीं बीटेक कर रहे हैं या बीटेक करने वाले हैं। आज के पॉडकास्ट में हम एक ऐसे व्यक्ति को लेके आए हैं जो कि ना केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, बल्कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हमने बुलाया है डॉक्टर अतुल वासने जी को। हर बच्चा कोशिश करता है अपने गुरु की तरह बनने की, तो जितने भी बच्चे इनसे जुड़े हुए हैं वो सब इस पॉडकास्ट को पूरा देखें और इनकी लाइफ से प्रेरणा लें कि कैसे कैसे इनके साथ एक्सपीरियंसेस हुए और ये क्या चाहते हैं कि एजुकेशन कैसा होना चाहिए। हाँ जी सर। मेरा नाम डॉक्टर अतुल वासने है। मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। करंट में मैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विभाग के अंदर पढ़ा रहा हूँ। तो मेरी स्कूलिंग स्टार्ट होती है आगरा से, जहाँ मेरा बॉर्न हुआ 1984 में। और उसके बाद में मैंने स्कूलिंग स्टार्ट करी 89 के आसपास, और फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसा नॉर्मल रहता है। तो सरस्वती में मैं पढ़ा और पहली 2 साल मैंने सरस्वती में पास की, जहाँ पर मुझे संस्कार वगैरह के बारे में मालूम पड़ा कि क्या होता है। हिंदी में मेरी काफ़ी अच्छी रुचि थी, और रामायण मैंने महाभारत वहीं पर पढ़ी। इंटरेस्ट था मेरा पुरानी चीज़ों में, तो उन चीज़ों को मैंने काफ़ी अच्छे से लर्न किया और आज तक मुझे वो चीज़ें लर्न है। तो मुझे अलग से कहीं किताब उठा करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि क्या रामायण है क्या महाभारत है। तो वो भारत की महान विभूतियों के बारे में वहीं से पता चला, और उन सब लोगों से मैंने प्रेरणा ली आगे बढ़ने के लिए। लेकिन मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो मध्यम वर्गीय है, जहाँ पर मैं सबसे छोटा हूँ और 8 लोगों की मेरी फैमिली थी, जिसमें मैं 3 भाई 3 बहन। और सभी लोगों की पढ़ाई होने के साथ में मेरे पिताजी क्लर्क थे, क्योंकि सभी लोगों को एक जैसा नहीं दे सकते थे एजुकेशन। इसलिए सभी लोगों की एजुकेशन होने के कारण मुझे उन्होंने 2 साल पढ़ाने के बाद में उन्होंने एक गवर्नमेंट के स्कूल में डाला, जहाँ पे मुझे अंग्रेजी तक पढ़ने को नहीं मिली। मैंने विदा इंग्लिश के वहाँ पर 1 साल काटा, और जब मैं 6th क्लास में आया तो आप यकीन नहीं मानेंगे, फिर दोबारा से मैं ABCD पढ़ रहा। आप कह सकते हैं कि मेरे बाकी चीज़ें तो स्ट्रांग होती गई। बाकी जो भी छुट्टियों का टाइम मिलता था, उस छुट्टियों के टाइम में मैं आगे की क्लास की मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लेता था। उन बुक्स को मैं पढ़ लेता था, स्टोरीज सारी पढ़ लेता था, ताकि मेरे को आगे के टाइम में 1-2 सब्जेक्ट कम पढ़ने पड़ते थे। मेन सब्जेक्टों पर मैं ध्यान देता था, और वो आगे के जो हिस्टोरिकल और थियोरिटिकल सब्जेक्ट होते थे या हिस्ट्री के सब्जेक्ट होते थे, उन सब्जेक्टों को मैं गर्मियों की छुट्टियों में ही संपूर्ण कर लेता था, ताकि मुझे आगे के लिए ज़्यादा वर्कलोड ना लेना पड़े। तो इंग्लिश लेकिन मेरी इस साथ में वीक होती गई, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई चीज़ स्ट्रांग होगी तो एक ना एक चीज़ तो कहीं ना कहीं वीक होती है। बिल्कुल। इंग्लिश मेरी काफ़ी वीक होती गई, और जिसका खामियाजा मुझे आगे जा करके जब मैं इंटर में आया, इंटर में मुझे भुगतना पड़ा, और मेरे इंग्लिश में काफ़ी कम मार्क्स आए। इंग्लिश में कम मार्क्स आने की वजह से मैंने इंटरमीडिएट के अंदर 2nd डिवीजन फेस की। तो सर आपने अगर जैसे मान लीजिए 10th क्लास तक बढ़िया थे, केवल इंग्लिश में समस्या आई आपको, और वो भी थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, उसके चक्कर में आई। कॉन्सेप्ट वाइज सर पहले से ही बहुत अच्छे थे। और कोई भी मैंने कोचिंग नहीं ली इस दौरान। बड़े भाई जो होते थे तो उन लोगों को तो दी जाती थी कोचिंग। अच्छा। उन लोगों को बोल दिया जाता था कि अब हमने आपको पढ़ा दिया है तो अब आप छोटे छोटे भाइयों को हाँ, आपको बिल्कुल। दिया। तो एक अर्निंग सोर्स थे अगर केवल, तो सबको देखो पालना पोसना आसान काम नहीं होता। और सभी की एजुकेशन चल रही थी। हाँ। और क्योंकि आप समझ सकते हैं मैं सबसे छोटा था। हाँ। जब मैं हाई स्कूल में था तो मेरे पापा का रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद मैंने एग्जाम दिया। तो उस समय भी मेरे पापा की मतलब फैमिली में जो बड़ी सिस्टर्स थी उनकी शादी वगैरह सब रिटायरमेंट के बाद ही पापा ने, आधी पेंशन उन्होंने बेच करके पहली सिस्टर की मेरी शादी की। बिल्कुल। ये खास तौर पे वो सब बच्चे समझने की कोशिश करिए जिनके पास कोई कमी नहीं है पैसे की, और वो जो मांगते हैं माता पिता से वो समय से पहले मिल जाता है उनको, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई के प्रति उतने जागरूक नहीं हो रहे हैं बच्चे, क्योंकि सुविधाएं शायद थोड़ी ज्यादा मिल गई हैं। सर से जानने की कोशिश करते हैं कि सर जब 10th क्लास में आपकी 70% आ गई थी, तो फिर आपने ये कैसे डिसाइड किया कि 11th में आपको साइंस ही लेनी चाहिए? किसी ने गाइड किया आपको या फिर पहले से ही डिसाइडेड था? क्योंकि उस समय तो हाई स्कूल में ही डिसाइड हो जाता था कि जो भी ब्रांच
आप लेंगे साइंस के, अगर आप सब्जेक्ट लेते हैं तो इंटर भी आप साइंस से ही करेंगे। अच्छा, तो 9th 10th में ही डिसाइड हो जाता था डिसाइड हो पहले? जाता था कि हम लोग पीसीएम में ही जाएंगे। अच्छा। तो उसमें हमारे पास 12th के अंदर ऑप्शन रहता था कि हम बायोलॉजी में जा सकते हैं या फिर मैथ्स में जा सकते हैं। तो फिर हमने मैथ्स चूज किया था। एमडी जैन इंटर कॉलेज के अंदर पहुंचा, जहां पर मेडक काटना अलाउ नहीं था, हाँ जेएनयू का कॉलेज होने की वजह से, हाँ। इसलिए मुझे वहां पर मैथ्स में जाना पड़ा। अदरवाइज मेरा इंटरेस्ट जो था वो बायोलॉजी की तरफ। यानी आप अगर उस टाइम पे सब कुछ परिस्थितियां सही रहती तो आप मेडिकल लाइन में होते। जी जी जी। जानने की कोशिश करते हैं कि सर का 12th की क्लास कैसी रही और उसके बाद जर्नी कैसे आगे बढ़ी? 12th में मेरा जो मेन एम था वो इंजीनियरिंग की तरफ था कि इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है मुझे। तो मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी में अपना माइंड सारा लगा दिया। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मैंने उसी समय स्टार्ट कर दी इंजीनियरिंग की तैयारी की, जिस समय हाई स्कूल के बाद से ही, जो लोग 12th के बाद से स्टार्ट करते हैं, मैंने उसी समय स्टार्ट कर दिया। तो तैयारी कर रहा था, तो उसी समय मेरा उस समय एक एमएनआर का एग्जाम होता था, वो निकल गया था। हाँ। फिर एक आईआईटी रुड़की का एग्जाम था, वो निकल हाँ। गया था, और आईआईटी का एग्जाम और दिया था जो मेरा नहीं निकला। उस टाइम पे स्क्रीनिंग शायद होती थी ना? स्क्रीनिंग होती थी। हाँ, और मेंस। जी, हाँ। जी। तो उस समय तो यूपी और उत्तराखंड एक ही हुआ करते थे। तो ये आईआईटी रुड़की अपना एक सेपरेट एग्जाम कराते थे, जेईई मेंस का एग्जाम जी अलग होता था। हाँ तो अभी तो वो उसके साथ में ही कंबाइंड हो गया है। बिल्कुल। एक स्टेट को एक आईआईटी देने का जो था हाँ। गवर्नमेंट का, तो उसमें हमारा ये जो रुड़की है वो उत्तराखंड के अंदर चला गया आईआईटी बन के। तो ये सारी जो तैयारी आपने की वो बिना कोचिंग के ही की? विदाउट कोचिंग मैंने अपने घर पे तैयारी की। आज की डेट में सर बच्चे 1-1 साल 2-2 साल कोचिंग करते रहते हैं और तब भी उसके बावजूद भी मतलब आउटपुट नहीं निकलता है उसका। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या कहाँ कमी रह रही है इस चीज में? एक्चुअल में क्या है कि उन्हें एग्जाम को फोकस करके तैयारी करनी है। जैसे कि मान लीजिए किसी को एम करना है जेईई मेंस के लिए, तो उन्हें सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पर, और उसके लिए फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स पर ज्यादा ध्यान देना है कि किस तरह के क्वेश्चंस उस पेपर के अंदर आ रहे हैं, उनको तैयारी करें, और कौन कौन से टॉपिक्स जो वो उनको डिफिकल्ट तो लगते हैं लेकिन वो उनको छोड़ देते हैं साइड में, वो टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि एग्जाम्स के अंदर वही टॉपिक पूछे जाते हैं, तो उन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और उनको स्टडी करके सेपरेट अलग से ध्यान दे करके, या अलग से किसी मित्र की सहायता लेकर के, या अपने सीनियर की गुरु की सहायता लेकर के उनको सीख करके फिर उसको एग्जाम को फिर नेक्स्ट टाइम अगर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्जाम उनसे रुकेगा। जैसे सर मैं देखता हूँ बहुत से बच्चे आते हैं मेरे पास, उन्होंने बेचारों ने 12th में भी तैयारी करी, उसके बाद 1 साल ड्रॉप करके राजस्थान भी गए कोटा, उसके बाद कहते हैं कि सर हमसे जब नहीं निकला तो हमने एडमिशन ले लिया गुरुकुल में ही। तो क्या आपको लगता है कि कोटा में जाने के बाद हर बच्चे का हो ही जाता है, या फिर अगर किसी का नहीं हो रहा तो उसके पीछे कारण क्या वहां की व्यवस्था है, या फिर बच्चे के अंदर खुद कहीं प्लानिंग की कमी रह जाती है? देखिए, कोटा में जाने पर क्या है कि जैसे स्टूडेंट्स वहां पर तैयारी कर रहे होते हैं, सेम सब्जेक्ट मिल रहे हैं, और उनको एक टाइम डिसाइड होता है कि इसमें आपको पढ़ना है, मतलब उनका मेनली पूरा फोकस रहता है कि वहां पर ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने ही है, और घर से थोड़ा दूर हो जाते हैं, थोड़ा टाइम उनको ज्यादा मिल जाता है। घर से घर के काम वगैरह उनके बच्चे आते हैं तो उतना टाइम वो यूटिलाइज कर लेते हैं। तो एक तो चीज ये है कि वहाँ पे कोटा जाने पर थोड़ा रिजल्ट थोड़ा अच्छा आता है वहाँ का, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रहने के बाद वो रिजल्ट अच्छा नहीं आ सकता है। यहाँ पर भी रहने पर वो रिजल्ट अच्छा आ सकता है, वो बस फैमिली से थोड़ा सा दूरी बनानी है उन्हें। डिस्टेंस जितना आपको मिनिमम, आपको जितना टाइम देना है उतना टाइम दे करके अपना काम पर फोकस करना है। 3 सब्जेक्ट आपको पकड़ने हैं, उन तीनों सब्जेक्ट पर फोकस करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं, जो कोटा के अंदर कराया जाता है वो काम आपको वहां पर करना है। वो वहां पे मेनली ज्यादातर प्रैक्टिस कराते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर आपको ध्यान देना है। बुक्स आपकी डिसाइडेड है, वेल डिसाइडेड है, सभी को मालूम है, उसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। उन बुक्स को लेकर के उन्हें प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है, और जो जनरली क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स के अंदर, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके एग्जाम्स के अंदर जाना है। सर की सारी बातें घूम फिर के वहीं पहुंच रही हैं कि जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली आपको अपने आप फोकस करना है अपनी चीजों पर। उनका तो मोटिव है पढ़ाने का, वो पढ़ा देंगे आपको, लेकिन जब तक आप खुद प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन उठा के, या फिर जो टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं उन पे अलग से अटेंशन देके जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपका कोई एग्जाम नहीं निकलेगा। इसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात और मैं इंक्लूड करना चाहूंगा। इसमें क्या है कि जो बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे उसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि वो सामने एक घड़ी लगाएंगे, स्टॉप वॉच लगाएंगे, और उसके लिए 3 घंटे टाइम होता है, तो 3 घंटे उसमें सामने सेट करेंगे, और 3 घंटे के अकॉर्डिंग वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और उसमें चेकआउट करेंगे कि कितने क्वेश्चंस वो सॉल्व कर लेते हैं उसमें। अगर उनकी प्रैक्टिस थोड़ी कम रह जाती है और एक्यूरेसी के साथ नहीं आते हैं, तो एक्यूरेसी और मैक्सिमम अटेम्प्ट, ये दोनों चीजें उन्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन में दोनों ही चीजें, क्योंकि सारे लोग जितने भी बैठ रहे हैं सबको वो सारी चीजें आती हैं, जो आप लोगों को आती हैं वो उनको भी आती हैं। बस वहां पर लैग कहाँ करते हैं आप लोग, एक्यूरेसी की तरफ लैग करते हैं। जो फास्ट कर लेता है तो उसकी एक्यूरेसी कम रह जाती है, या जो लोग आगे निकलते हैं तो उनके साथ में एक्यूरेसी की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। तो फास्ट भी होना चाहिए और एक्यूरेट भी होना चाहिए, तो वो चीजें सारी आपकी प्रैक्टिस से आएंगी,
और वो प्रैक्टिस कैसे होती है, एक एक क्वेश्चन को आपको 2-3 बार करके देखना है अपने हाथ से, जब तक कि आप उसे कम से कम टाइम में अटेम्प्ट नहीं कर लेते। जैसे ही आप कम टाइम में अटेम्प्ट कर लेते हैं, आप एक्यूरेसी की तरफ जाने लगेंगे। तो बिल्कुल सर ने सही कहा, जितने बच्चे बैठे हैं आते क्वेश्चन सबको हैं, लेकिन सब बच्चे उसे निर्धारित जो समय है ना उसमें पूरा नहीं कर पाते बस। तो इन चीजों का खास ध्यान रखें, वो सब बच्चे जो JEE या फिर नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि टाइम कम है और क्वेश्चन ज्यादा है। तो सर उसके बाद बताते हैं कि फिर आपने कहाँ एडमिशन लिया 12th के बाद? जब मेरा रिजल्ट मिला मैं काफी खुश था। मेरा एग्जाम मतलब 12th में तो मेरी सेकंड डिवीजन थी। एक तरफ जी। मेरे को दुख ये था कि मेरी सेकंड डिवीजन रह गई कुछ जी। मार्क्स से, और साथ में खुशी इस बात की थी कि एग्जाम्स निकल गए। जी। डिप्लोमा का भी दिया था, वो भी निकल गया था। जी। आजमगढ़ में मिला था वहाँ एडमिशन मुझे, और यहाँ पर बीटेक में मिला तो मेरे को रुड़की मिल चुका था। रुड़की की काउंसलिंग में मैं जा नहीं पाया, जी। और MNR में भी मैं एडमिशन नहीं ले पाया था। उस समय की मैं बात बताऊं तो हुआ क्या था, मेरे साथ में एक सीरियस एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से मेरे 6 महीने बेड पे आना पड़ा। ओहो। और रीढ़ की हड्डी में मेरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से मैं कहीं भी जा नहीं पाया, और 6 मंथ तक मेरी स्टडी भी इफेक्ट हो गई इसकी वजह से। तो वो तो फिर पूरा ही एक साल ड्रॉप हो गया। हाँ। और उसके बाद जब मैंने एग्जाम दिया तो मैं एग्जाम नहीं निकाल पाया कोई। ओहो, क्योंकि वो सब ब्रेक आ गया था बीच में पढ़ाई का। तो बड़ी प्रॉब्लम हुई मुझे। फिर नेक्स्ट टाइम मुझे डायरेक्ट एडमिशन की अपॉर्चुनिटी मिली। साल खराब हो रही थी तो पिताजी ने मेरे वहाँ पर एडमिशन के लिए मुझे बोला, तो मैंने फिर वहाँ एडमिशन लिया। मैकेनिकल में एडमिशन मिला मुझे, और इलेक्ट्रॉनिक्स चाहते थे जी। तो कोई बात नहीं, जो मिला वो पापा ने फिर करा दिया। नेक्स्ट टाइम फिर उन्होंने बोला कि अगर आप लोग पास हो जाएंगे और अच्छे रिजल्ट लाएंगे, मार्क्स आएंगे, तो टॉप में अगर आते हैं तो हम आपको ब्रांच ट्रांसफर करा देंगे। तो ठीक है, हमने इस तरह सोच कर कर लिया, और टॉपर बनने की तरफ हमने ध्यान लगा दिया कि किस तरीके से टॉपर बना जाए। तो इत्तेफाक से मैं टॉप 7 के अंदर आ गया। तो ऑप्शन मिल गया, और 7 ही लोग पास हुए थे उसमें। ओके। टॉप 7 में मैं आ चुका था। मतलब ये वो 7 बच्चे होंगे जिनकी कोई भी कंपार्टमेंट नहीं थी। जी जी जी। वरना आमतौर पर फर्स्ट ईयर में सबकी इक्की दुक्की सब्जेक्ट में आती ही रहती कंपार्टमेंट। उस समय बहुत डिफिकल्ट हुआ करता है। UPTU जब बनाई हुआ था, दूसरी साल में चल रहा था वो जी। तो उसमें एग्जाम बड़ा डिफिकल्ट होता था, और उसमें बहुत कम बच्चे पास हुआ करते थे। तो उन 7 बच्चों के अंदर हमारा भी नाम था। तो इजीली वहां से हमें ब्रांच भी ट्रांसफर हो गई, जो मैं चाहता था वही ब्रांच भी मिल गई, जिसके लिए लोग पेमेंट दे करके उसमें ब्रांच चाहते थे, वो मिलती थी उस समय, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे मिलती। मैं खुद भी हैरान था कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स में है और बीटेक मैकेनिकल में सी थी, तो मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी आ गई थी कि कैसे ये एकदम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया होगा सर ने। फिर सर ने जवाब दिया कि फर्स्ट ईयर में मैकेनिकल ब्रांच थी, लेकिन फर्स्ट ईयर में सबके सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं जी। सबको सारे सब्जेक्ट पढ़ने ही पड़ते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ बच्चों को मौका मिलता है ब्रांच चेंज करने का, जिनकी कोई कंपार्टमेंट नहीं आती, और जो टॉप सर के टाइम पे 7 थे, आमतौर पर टॉप में 2 या 3 बच्चे होते हैं जिनको मौका मिल जाता है। वो डिपेंड करता है किस कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं सेकंड ईयर के एडमिशन के लिए, बच्ची रह जाती हैं। तो सर को अपॉर्चुनिटी मिली और अपनी पसंद की ब्रांच मिल गई। आगे जानते हैं फिर सर कैसे चला गया। मैनेजमेंट भी काफी खुश था हम लोग, तो हमारे कुछ फीस में भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल गया उसी समय। मेरी फैमिली की रिक्वायरमेंट थी जी जी जी, वो भी रिलैक्सेशन मिला। साथ में मैंने कोचिंग स्टार्ट कर रखी थी। पहले ही मैं 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स को पहले पढ़ाता था 10th, 12th में जी। और बाद में वो जैसे ही बीटेक सेकंड ईयर में आया तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आने पे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के बच्चों को। तो सुबह एक बैच पढ़ा के जाता था। इसको कॉलेज का टाइमिंग हमारा 8 बजे से बस आ जाती थी 8:15 पे, तो सुबह 7 से 8 एक मैं बैच पढ़ा देता था। और फिर आने के बाद में 4 से 4:30 या 5 बजे तक जब भी आते थे तो 5:30 तक मैं एक बैच पढ़ा के तब अपना फ्री होता था। फिर उसके बाद अपना कॉलेज का काम करना और फिर तैयारी करना नेक्स्ट डे के लिए। फिर मॉर्निंग में 5 o'clock उठ करके फिर 6 o'clock से फिर से वही रूटीन। तो ऐसा मान सकते हैं सर कि मतलब बीटेक करते करते इतनी अर्निंग हो जा रही थी कि आपकी फीस निकल रही थी? इतनी अर्निंग तो नहीं हो रही थी, लेकिन इतना जरूर था कि मैं कुछ बुक्स अपनी परचेज कर लेता था, और मुझे कोई स्टेशनरी के लिए पापा से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। पापा फीस दे देते थे मेरी जी। और वो फ्री हो जाती। मेरे भैया क्योंकि ऑलरेडी बीटेक कर रहे थे जी। तो उनकी बुक्स जो थी उनसे मेरे को आगे पढ़ने के लिए वो मिल जाती थी। कुछ बुक्स हमें लाइब्रेरी से अवेलेबल हो जाती थी जी जी। उन लोगों उनको मिला करके। आपके भैया की भी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स थी? सारे बीटेक कर रहे जो बच्चे हैं जिनके भी कॉन्सेप्ट खुद अच्छे हैं, वो अपने खर्चे निकालने के लिए थोड़ी बहुत कोचिंग दे सकते हैं। गुरुकुल के कुछ बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए ऐसे हैं जो माता पिता जो दे रहे हैं पैसे वो तो ठीक है, अपनी एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए। क्योंकि आप मानिए कि जब बच्चा कॉलेज से 5, 5:30 बजे घर आता है, उसके बाद वो 7, 8 बजे तक तो कुछ नहीं करता, पढ़ाई तो नहीं करता अपनी एटलीस्ट वो। उसके बाद वो खाली ही होता है, वो यहाँ घूमेगा वहां घूमेगा, टाइम पास करेगा। उससे बेहतर है अगर वो 2 घंटे या 3 घंटे या फिर 1 घंटा थोड़ा सा कोचिंग दे दे किसी बच्चे को, तो 3000, 4000, 5000 समथिंग अर्न कर लेगा, तो उसके अपने खर्चे काफी हद तक कम हो जाएंगे। देखिए सर उस टाइम पे भी ये काम करते थे, तो जो बच्चे अब ये काम कर रहे हैं, मैं कहता हूं बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। वो बच्चे अपने खर्चे खुद पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं और नहीं कर रहे हैं इस काम को,
उन बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा एक पार्ट टाइम इनकम सोर्स हो सकता है। थोड़ा विचार करिएगा इस बात पे। अब आगे जानते हैं सर, थर्ड ईयर के बाद आपको कुछ आगे प्लानिंग आपने की थी क्या? प्लानिंग ऐसा कुछ नहीं किया था कि प्लानिंग तो ये थी कि बस जॉब करनी है जी, क्योंकि कुछ भी था नहीं। तो ऐसे ही कैंपस में कॉलेज में आया जी, तो कैंपस में मेरा एल्बर्टसन्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पर जो फेक नोट डिटेक्शन होते हैं उनको हाँ। अलग करने की मशीन और हाँ। नोट बंडलिंग मशीन और ये जो आपकी नोट गिनने वाली मशीन हाँ। है, ये सब मशीनें बनती थी। वहां पर मेरा सिलेक्शन हो गया, बॉम्बे जाना पड़ा मुझे। जी, तो फाइनल ईयर में मैं बॉम्बे चला गया। 2-3 महीने की ट्रेनिंग के बाद मैं वापस आया। जी, 3 महीने में दिल्ली में रहा। वहां से मैंने अप डाउन, फील्ड जॉब थी वो, सर्विस इंजीनियरिंग की। अच्छा, तो वहां से अप डाउन किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी आने जाने में। मॉर्निंग में सुबह उठने का नहीं पता होता था, रात हाँ। को लौट के आने का नहीं पता होता था। ट्रैवलिंग में पूरा दिन निकलता था। जहां जाते थे वहां आधे घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगता था। अच्छा, बस पूरा टाइम निकलता था ट्रैवलिंग, केवल ट्रैवलिंग में। ट्रैवलिंग में। तो जो एजुकेशन थी, वो एजुकेशन तो मेरी एक तरफ साइड में साइड हो गई होगी बिल्कुल। तैयारी भी नहीं हो रही थी। गवर्नमेंट भी सर्विस के लिए तैयारी का टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो फाइनली मैंने एम बनाया कि मैं अब छोड़ देता हूँ इस जॉब। देखिए, आप सब समझिए इस बात से। ये बात मैं रिलेट इसलिए कर रहा हूँ, फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये उन सब लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि हमें पहले दूसरी नौकरी मिलेगी तब हम पिछली छोड़ेंगे। मैं बिल्कुल सर से सहमत हूँ, बिल्कुल इसी विचारधारा का हूँ मैं भी। मैं जिस स्कूल में पढ़ा रहा था पहले, तो मेरा एक टाइम पे ऐसा हुआ कि ना मन लगना बंद हो गया। वहां पर कुछ हालात ऐसे हुए, मतलब मुझे लगा मुझे छोड़ना है। तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि पहले किसी और दूसरे स्कूल में अप्लाई कर लो, आपके हाथ में दूसरी नौकरी होनी चाहिए, फिर आपको पहले वाली छोड़नी चाहिए। जी जी। तो जैसे सर ने कहा कि मुझे छोड़नी है, तो मेरे मन में भी ये था मुझे छोड़नी है। जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं तब तक मैं कुछ अच्छा करूंगा नहीं अपने लिए। इंसान छोड़ने के बाद नौकरी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने खाली बैठता है, उसको अपना फ्यूचर डिसाइड करने का फिर से मौका मिलता है। वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, वो अच्छा सोच पाता है जब वो एक नौकरी से निकल जाता है। इसलिए ये देखिए, ये वेरी कर सकती है, ये सोच वेरी कर सकती है अलग अलग लोगों के लिए। तो हम दोनों इत्तेफाक से सेम विचारधारा के थे कि इन्होंने भी पहले नौकरी छोड़ दी, फिर शायद तैयारी करी सर आपने। फिर उसके बाद में मैं फिर कॉलेज के अंदर एक गेस्ट फैकल्टी बन गया, आगरा में ही अपने अच्छा। घर पे ही आ गया जी, और 1 महीने के अंदर मुझे दूसरी जॉब के लिए मैं गया। वहाँ पे कॉलेज के अंदर इत्तेफाक से जगह कुछ थी, वो बात करके आया। वहाँ पे मेरे टीचर भी पढ़ा रहे थे मेरे से, जिन्होंने मुझे पढ़ाया था बीटेक के अंदर। जी, 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 गवर्नमेंट का कॉलेज था। जी। वहाँ गया, अंदर बात की तो उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाइए, 150 रुपए घंटे हम दे देंगे आपको, ठीक है, और 2-4 घंटे जो आपके हो जाएंगे उस हिसाब से जो सैलरी बनेगी वो मिल जाएगी आपको। ठीक है। तो 5-7 हजार रुपये उस समय मुझे मिल जाएगा। कौन से ईयर की बात है सर ये? 2005 और 6 की। तो उस टाइम के 5-7 हजार ऐसा मान सकते हैं सर, आपके 25-30 हजार तो हो ही जाते होंगे। डेफिनेटली। तो मतलब ऐसा मान सकते हैं कि उससे भी बस खर्चा ही निकल रहा था। बस बस बस। बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये था कि कहीं ना कहीं सर वापस अपनी फील्ड में आ गए थे पढ़ाने मेरे की। लिए एम नहीं था कि अर्निंग करनी है, मेरे लिए था कि आपको अपनी पढ़ाई को टच में लेके आना है। तो बिल्कुल। बाकी मैं उसमें आने के बाद फिर से वो पढ़ाई मेरी जो छूटी हुई थी वो जुड़ फिर से गई मैं बात, कंटिन्यूटी में ले आया। हाँ। और एम ये था कि तैयारी करके कोई ना कोई एग्जाम क्रैक कर दो, और एग्जाम क्रैक करने के बाद में आप आगे बढ़ जाओ। इस से जो भी एग्जाम मैं उसमें दे रहा था, कोई भी एग्जाम मेरा निकल नहीं रहा था क्योंकि आप पढ़ाई से दूर हो चुके थे। उसके आगे फिर मैं 3 या 4 महीने वहां रहा, फिर अचानक से मुझे मौका मिला कि एमटेक करने के लिए भी जा जी, सकते हैं। तो जी, मेरा जी। स्कोर था, मैं गेट स्कोर से मैं एमटेक करने के लिए वहां चला गया ग्वालियर के अंदर। जी, गवर्नमेंट कॉलेज है MITS ग्वालियर, माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। जी, तो वहां मैंने एडमिशन लिया। 1.5 साल मैंने वहां अपना तैयारी, मतलब 2 साल का होता है, 1.5 साल मैं अपना वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई अपनी जी, की और काफी टॉप स्टूडेंट्स में रहा वहाँ पर। जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट थे वो भी मेरे पास आया करते थे कि, और उनके सब्जेक्ट सिर्फ 3 नाइट्स के अंदर, 3 डेज 3 नाइट्स के अंदर मैं तैयार करके उनको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा देता था। उनके सारे असाइनमेंट सॉल्व कर लेता था उसी ड्यूरेशन के अंदर, और जो तैयारी कराता था उसमें जिन लोगों को मैं पढ़ाता था सिर्फ क्लास के अंदर वही लोग पास होते थे, बाकी सब सबकी कंपार्टमेंट। सर खुद भले ही इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए थे, लेकिन मैकेनिकल, सिविल या CS कोई भी हो, खुद पढ़ के किसी बच्चे को पढ़ाने की प्रतिभा रखते थे। फर्स्ट ईयर में था मैं, तो सेकंड ईयर वाले सीनियर आ जाते थे, ओके अतुल भाई ये बात बता दीजिए मुझे, तो वो भाई करके बोलते थे मुझसे। हाँ, तो हाँ, मैं कहता थोड़ा टाइम दीजिए, हाँ, आधे 1 घंटे का, हाँ, तो थोड़ी देर में मैं पढ़ लेता हूँ, समझ हाँ, लेता हूँ, हाँ, फिर समझा देता हूँ आपको। हाँ। तो वो समझा देता था। फिर उन्होंने काफी खुश हुए, बोले चलो आज मिठाई की दुकान पे ले आते हैं, कौन सी मिठाई खानी है और आज जी भर के खा लो। सीखिए, ये सारे बच्चे जो सर के स्टूडेंट हैं, जो जुड़े हुए हैं सर से, ये जर्नी आपको पहले कभी सुनने को नहीं मिली होगी। मेरे को तो लगता है सर किसी बच्चे को पता होगी ये बातें सारी। ये सारी बातें नहीं पता। तो अब देखिए सर की वो बातें निकल के आ रही हैं कि सर पढ़ाई में ऐसे क्यों हैं। किसी भी ब्रांच के सब्जेक्ट को पढ़ के सर के लिए कोई बड़ा काम नहीं था अपने सीनियर्स को भी पढ़ाना। तो आप लोग सर से ये सारी बातें सीख सकते हैं। आज की डेट में सर आमतौर पे बच्चे को एक ब्रांच की चीजें नहीं पढ़ी जाती हैं जी। और सर उस टाइम पे दूसरी ब्रांच के सीनियर आते थे जो बोलते थे कि हमें ये पढ़ा दो, तो सर कहते थे सर थोड़ा टाइम दीजिए, पढ़ के अभी समझा देता हूँ, और फिर उसके बाद मिठाई खाने को मिलती थी। जी जी बिल्कुल। तो बड़ा खुश होता है, मर्जी चाहे जितनी मिठाई। सही बात है।
एक्चुअल में क्या था कि ब्रांच ली थी जो मेरी माइक्रोवेव थी, जी। और माइक्रोवेव के अंदर वो सारे सब्जेक्ट नहीं थे, वो मेरे इंटरेस्ट के सब्जेक्ट दूसरी ब्रांच में हुआ करते थे। ओके। तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्किंग वो हाँ। कंप्यूटर साइंस में स्पेशलाइजेशन था, हाँ। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ सब्जेक्ट उसमें कॉमन थे और कॉमन थे, हाँ। वो वहाँ पर इंटरेस्ट के सब्जेक्ट थे। जैसे उसमें हमने पढ़ा था कंट्रोल सिस्टम, तो मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम था, वहाँ पर डिजिटल कंट्रोल सिस्टम था, हाँ। और फिर एडवांस डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। हाँ हाँ हाँ। ये मेरे इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हुआ करते थे इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन वो इत्तेफाक से थे उस वाली ब्रांच CS के अंदर। में। तो मैंने बस उसको नॉलेज के लिए मैंने अपने आप पढ़ना शुरू कर दिया। एक बार का एक बताता हूँ मैं बात वाक्या जी। उसमें क्या हुआ कि एग्जाम 12 को खत्म हो गए, उन्होंने विश्वास किया कि हाँ 16 को मेरा एग्जाम है, हाँ। तो आप लोग इस सब्जेक्ट को हम लोगों को पढ़ाएंगे 7-8 जी, लोगों पे तैयार जी। इंतजार कर रहे थे सभी। हमारे यहाँ पे रूम आए थे, 2 रूम हमने ले रखे थे, जी। तो रात में वहीं रुक जाते थे, तो रात हाँ। में तैयारी करते थे, अगले एग्जाम में पहुंच जाते थे हाँ। 2 दिन के लिए। तो मैं तो आके 12 तारीख को अपना सो गया, हाँ। फिर 13 को भी सोता रहा, हाँ। 2 रात में 2 दिन मैंने आराम से सो के बिताए मैंने हाँ। एग्जाम के बाद में। और वो जो उनका एग्जाम 16 को होने वाला था, तो वो गालियां देने लगे कि ये तो उठेगा नहीं, ये तो अब हमें कब कराएंगे, अब तैयारी भी नहीं करेगा, हम लोगों का तो हो गया आज, हाँ। तो हमारा एग्जाम निकलने वाला, हम हाँ। तो फेल हो जाएंगे सर। अच्छा। तो फिर मैं 13 तारीख को उठा मॉर्निंग में और खूब अच्छे से पहले खुद पढ़ा होगा आपने? पहले उनके बुक्स उठाए, असाइनमेंट्स उठाए, वो सारे 13 का पूरा दिन, 14 की रात पढ़ा, हाँ। और 14 की मॉर्निंग तक मैं खुद पढ़ा, और वो हाँ। सब्जेक्ट पूरा तैयार कर डाला। गोपालन की बुक थी, हाँ। एम गोपालन की, हाँ। एक नई बुक थी मेरे लिए, हाँ। नए असाइनमेंट्स थे, नए सब्जेक्ट्स से सारा कुछ मैंने पूरा एक रात एक दिन में मैंने तैयार कर लिया पूरा। हाँ। तो 13 गलत बोल दिया मैंने, 14 था। हाँ। तो 14 से 15 तक पढ़ा, 15 से लेके 16 तक मैंने उन्हें फिर पढ़ाया, और 16 को फिर वो एग्जाम देने गए। और बाद में जब रिजल्ट आया तो उनके जो सर थे वो बुलाते हैं, उनमें से एक मेरा जो क्लास रूममेट था, मेन रूममेट था, हाँ। उनको बुलाते हैं, ए सोनकर इधर आओ। हाँ। तो कहते हैं सर जी बताइए, आपको मालूम है आपके कितने नंबर आए? जी। ये आपके 78 मार्क्स आए हैं, और आपके सबसे ज्यादा मार्क्स है पूरी क्लास के अंदर। अरे वही बच्चा है जिसको आपने पढ़ाया 2 दिन लगातार। 7-8 लोग मैंने पढ़ाए थे 25 में से, हाँ। वो 8 लोग ही पास थे उसके अंदर, और बाकी सारे लोग कंपार्टमेंट के अंदर थे। 11th क्लास तक मेरी केमिस्ट्री बहुत वीक थी। जी। मतलब हर किसी के, मेरे को ऐसा मानना है, केमिस्ट्री वीक वाले मैं ही हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि ना कि 9th-10th वाला जो स्टैंडर्ड होता है या फिर 11th-12th वाला, उस टाइम पे ना इतनी सोच समझ नहीं होती बच्चे के अंदर। जो सब्जेक्ट कमजोर है वो कमजोर ही लगता है उसे, वो उसमें मेहनत कर ही नहीं पाता। लेकिन अब मुझे लगता है पर्सनली कि अगर मेरे को केमिस्ट्री से कुछ पढ़ने को मिले और मुझे कहा जाए मुझे केमिस्ट्री पढ़ानी है, तो मैं पहले थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ूंगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन पढ़ लूंगा, और फिर मुझे बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ये बिल्कुल। लेकिन उस टाइम पे खौफ था, फोबिया था एक केमिस्ट्री का। मेरे साथ में भी सेम थिंग थी, लेकिन आज के समय में मेरा केमिस्ट्री, फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सबको मिला करके काम करने में बड़ा इंटरेस्ट, बड़ा मजा आता करने में बड़ा मजा आता है। बिल्कुल। क्योंकि अभी तो मैं बहुत सारे केमिकल्स भी ऐसे जान चुका हूँ जिनकी हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं। हाँ। तो बड़ा इंटरेस्ट सा जगने लगा है। जब तक रियल लाइफ में उसके एग्जांपल्स और एप्लीकेशंस पता नहीं चलते हैं, तब तक वो चीजें बेकार लगती हैं। बिल्कुल। जब रियल लाइफ से हम रिलेट करते हैं किसी भी चीज को, तो वो लाइफ तब मजा आता है, सब्जेक्ट पढ़ने में भी आनंद आने लगता है। बिल्कुल। तो ये थी देखिए सर की जर्नी एमटेक वाली। तो सर इसके बाद फिर आगे कैसे प्लान किया आपने? मेन एम तो यही था कि साथ में तैयारी करनी है, जी। इंजीनियरिंग सर्विसेज का एक एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है। तो अब एम ये था, लेकिन क्या था कि इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट तो मैं बड़े स्ट्रांगली तरीके से अच्छे करता जा रहा था, काफी अच्छा हो चुका था इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में। और लेकिन साथ में मेरा जो जनरल स्टडीज वाला पार्ट था वो मेरा वीक था। ओके। उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा था। मैं पढ़ने की कोशिश भी करता था तो नींद आ जाती थी, पढ़ ही नहीं पाता था। रीजनिंग वाला पार्ट थोड़ा स्ट्रांग नहीं हो पा रहा था, तैयारी करता था, ठीक है, रीजनिंग मैंने स्ट्रांग कर ली बाद में मैंने, लेकिन मैं जनरल स्टडीज में अपना माइंड नहीं लगा पाया, ना जीएस पढ़ पाया, ना जियोग्राफी पढ़ पाया, ना हिस्ट्री पढ़ पाया, ना नागरिक। तो वो सारी चीजें मेरी कमजोर होती ही गई। जी। और पेपर के अंदर एक सेपरेट पेपर पूछा था इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर, ये पेपर आप क्लियर करेंगे तभी आपके जो 3 पेपर स्टार्टिंग के हैं वो क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद ही आपके नेक्स्ट मेन एग्जाम्स के जो पेपर है वो चेक होंगे। तो मेरा पहला पेपर क्लियर ही नहीं हो पाता था। मैंने बहुत कोशिश करी 13 तक नहीं निकला, लेकिन 14 में वो एग्जाम मेरा जाके निकल गया। अरे वाह। ये बात है, बढ़िया। मेन एग्जाम में फिर मेरे मार्क्स कम रह गए थे, तो उस वजह से फिर फाइनली इंजीनियरिंग सर्विस। लेकिन इसका ऐसा नहीं है कि मैंने सब्जेक्ट की तैयारी करी और उसकी मेरे को बेनिफिट्स नहीं मिले। उससे बेनिफिट ये रहा है कि मेरे को सारे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट स्ट्रांग हो गए। आज मुझे बुक उठा के देखने की जरूरत नहीं पड़ती किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। इवन कहीं पर भी मैं जाता हूँ तो मेरे पास नॉलेज होती है, मैं उसके ऊपर बोल सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे वो सारे सब्जेक्ट्स इंजीनियरिंग के अंदर होते हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स इस समय कंटेस्ट। 1.5 साल में एमटेक में रहा। 6 महीने के लिए इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज ए प्रोजेक्ट ट्रेनी में वहां पहुंचा, और वहां पर मैंने प्रोजेक्ट को पे काम करना शुरू किया एंटीना वाली लेबोरेटरीज के अंदर। तो वहां पर एक मेरे को ट्रांजिशन बनाने के लिए दिया, साइंटिस्ट बहल थे, उनके अंडर में सीखने को मिला। लर्न करके फिर मैं कॉलेज में वापस आया, प्रेजेंटेशन दिए, मेरा एमटेक पूरा हो गया। उसी ड्यूरेशन पे एक कंपनी आई हुई थी
अरे सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। जी। तो वहां पर मैंने इंटरव्यू दिया और रिटर्न होता था, HR होता था। सारा कुछ क्लियर करने के बाद में मेरा वहां पर नागपुर के अंदर सिलेक्शन हो गया वहां पर। लेकिन उनका अपॉइंटमेंट लेटर 1.5 महीने के बाद आया। इस बीच में भैया बोले कि जब आपका हो चुका है तो आप कहीं जॉब करो, टाइम क्यों खराब कर रहे हो, जो लेटर तो आते हैं, नहीं भी आते हैं, कभी सही बात कभी है। टाइम लगते हैं इनमें। हाँ। तो उसी, और काफी दूर था वो, और उस समय 21,000 रुपये में मेरी जॉब लगी थी। ओके। 20,000 समथिंग उस पे था। और फिर मैंने यहाँ पर इंटरव्यू दी, 8 एग्जाम मेरे क्लियर हो गए थे, इंटरव्यूज मेरे क्लियर हो चुके थे टीचर के लिए। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी थी आपकी, ये हिंदुस्तान कॉलेज मथुरा में था, वहाँ हो गया था। फिर मंगलायतन यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे हो चुका था। इसी तरीके से 3-4 और मथुरा के आगे कॉलेज थे, संजय कॉलेज था, और तो वहां पर भी मेरे ये सब एग्जाम्स क्लियर हो चुके थे। तो 8 लेटर्स थे मेरे पास, और एक का इंतजार में कर रहा था कि वो आएगा। ओके। और उसी बीच में क्योंकि थीसिस प्रेजेंटेशन भी था मेरा उसी समय, तो एमटेक भी उस समय कंप्लीट हुआ नहीं था मेरा, प्रेजेंटेशन बाकी था। तो उसी दौरान मेरा एमटेक का प्रेजेंटेशन भी हो गया, लेकिन लेटर मेरा अभी तक नहीं आया। ओके। तो फिर हमने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। एक कॉलेज में मैं 7 दिन गया, हिंदुस्तान कॉलेज के अंदर 14,000 रुपये में मेरी जॉब लगी थी वहाँ। 7 दिन में वहां रहा। 7 दिन के बाद में दूसरे कॉलेज में मैंने इंटरव्यू दिया, वहां पर एक पूरा फुल स्केल जॉब मिल गई, 3 इंक्रीमेंट भी मिल गए। उन्होंने कहा 3 इंक्रीमेंट कैसे चाहिए, मैंने 2 इंक्रीमेंट एमटेक के, और एक मेरा एक्सपीरियंस का, जो भी मैंने मांगा उन्होंने सब कुछ दे दिया मुझे। वो चाहते थे पीएचडी में उनके अंडर में करूं, लेकिन मेरा उस समय पीएचडी का कोई विचार नहीं था। लेकिन अब टीचिंग से हम पूरी तरीके से जुड़ चुके थे आने वाले समय में, और टीचिंग के सब्जेक्ट तैयार कर रहे थे, बच्चों को तैयार कर रहे थे, अपने को नहीं हो पाए तो उनको तैयार कर रहे थे। साथ में मैंने फिर बुक लिखना भी शुरू कर दिया। तो 2010 के अंदर मेरी पहली बुक तैयार हो गई थी, सिग्नल एंड सिस्टम्स की, और काफी अच्छी चली वो। इस समय आपकी 3 बुक्स हैं मेरे, और उसमें एक इंटरनेशनल बुक है, 2 नेशनल बुक्स हैं। इसमें एक सिग्नल सिस्टम की बुक है, डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन की बुक है, एक रिसर्च की बुक है, RF नाइट टाइम अर्थ एनर्जी हार्वेस्टर की बुक है। तो हम इन तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और इन तीनों की फोटोज हम अभी शेयर कर देंगे। उसके बाद मैं फिर यहाँ का गवर्नमेंट का निकला, गुरुकुल का, यहाँ दिया, यहाँ पर मेरा हो गया जी। फिर यहाँ पे 12 साल से लगातार हूँ मैं, 2012 से। वहां भी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर हुई होगी? असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है। तो गुरुकुल में लगे फिर आपके मन में कब विचार आया कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर से डॉक्टर साहब की तरफ आगे अगर अप्रोच करनी चाहिए? ये विचार अब आ चुका था, क्योंकि अब मेरे पास 2014 में जो लास्ट ऑप्शन था वो खत्म हो चुका था, इंजीनियरिंग सर्विसेज का। हाँ। और उसके बाद में सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि अब जो फील्ड है उसी में बने रहो। तो उसके लिए रहने के लिए भी अब गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस रखी हुई थी कि आपको पीएचडी मस्ट हो गई है, जो पीएचडी होगा वही इस फील्ड में सर्वाइव करेगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाता। तो पीएचडी के लिए फिर कॉलेज के अंदर अपॉर्चुनिटीज आई, हमने बाहर भी। तो इत्तेफाक से आपके ही कॉलेज में आपकी जो फील्ड थी माइक्रोवेव वाली, उससे जुड़े हुआ ब्रांच थी भी वहां पर? जी। नहीं भी होती तो हम किसी भी फील्ड में करने के लिए तैयार थे जी। अपने को तैयार किया हुआ था कि बस पीएचडी करनी है, और मैं पहला कैंडिडेट हूँ यहाँ का पीएचडी का, अपने इंजीनियरिंग का। यहाँ पर पूरे 3 साल के अंदर करने वाला भी मैं पहला ही हूँ। और जिस फील्ड में मैंने पीएचडी पूरी की है, उस फील्ड के अलावा मैंने बहुत सारा काम किया। उस फील्ड में मैंने सिर्फ 7 महीने काम किया, जबकि लोग बाग 3 साल तक भी पूरा काम करें ना, तब भी 5 साल तक भी नहीं हो पाता, पूरी पीएचडी नहीं हो पाती है, काम भी नहीं हो, आमतौर पर तो नहीं हो पाती है। इसमें मेरे 38 पब्लिकेशंस रहे, जिसमें 2 पेपर्स पर आपकी पीएचडी पूरी होती है। मैंने 38 पेपर पब्लिश। ओके, ये है देखिए मुद्दे की बात कि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो पीएचडी अवार्ड होने की है वो 2 पेपर्स की है। 2 पेपर्स कि 2 पेपर आपके पब्लिश होने ही चाहिए। और उसके बाद जैसे ही पीएचडी पूरी हुई है तो लास्ट के 32 पब्लिकेशन मेरे लास्ट ईयर में। ओके, यानी कि कुल मिला के 70 पब्लिकेशन, 80 प्लस पब्लिकेशन। ये बहुत अच्छी मतलब बात है। सर, कोई ऐसा इंसिडेंट जो एंटीना आप लोगों ने डिजाइन किया हो, कभी फेलियर हाथ लगी हो, आपने कब उम्मीद छोड़ दी या फिर आपने उम्मीद नहीं छोड़ी, कोई ऐसा किस्सा शेयर करना चाहें? मेरा ये टॉपिक था ना, जो टॉपिक था वो मेरा ट्रांजिशन बेस्ड था। ओके। और वो एंटीना से बिल्कुल अलग था। अच्छा। और इसके लिए हमने बात भी की, गाइड ने मेरी बात भी करवा दी थी। एक IIT दिल्ली के प्रोफेसर थे SP चक्रवर्ती जी, उन्होंने बोला था कि हाँ मैं ये बना दूंगा, आप इसको डिजाइन कर लीजिए। तो मैंने डिजाइन तुरंत कर रखे थे। ठीक है। पीएचडी का कोर्स वर्क होता है 6 महीने का। उस ड्यूरेशन में मैंने एक रिसर्च पेपर निकाल दिया, जो मेरा रिव्यू पेपर था, जिसमें पेपर्स को पढ़ करके ही काम, मतलब पूरा क्या काम हुआ इसमें वो सारा फील्ड करके मेरा पेपर पब्लिश हो गया। वो 2020 के अंदर जी पहला पेपर था वो मेरा रिसर्च का। इसके बाद में मैंने डिजाइन्स बना ली थी कुछ। उन डिजाइन्स में मैंने एक डिजाइन तो ऑलरेडी मैं इसरो के अंदर ही बना चुका था। वो डिजाइन मेरी आइडिया था मुझे कैसे बननी है, वो डिजाइन मैंने यहाँ पर नए सॉफ्टवेयर के अंदर सीख करके मैंने बना ली। आज की डेट में मुझे काफी सारे सॉफ्टवेयर पता है जी, तो उसमें मैंने बना ली। और उसका बनाने के बाद में मैंने उनको भेजा, इत्तेफाक से वो रिटायर हो गए वहां से। ओहो। और बाद में उन्होंने फोन भी नहीं पिक किया। तो एक तरीके से मैं फ्रस्ट्रेशन में था, और 3 साल तक मैंने, फिर 2.5 साल तक मैंने काम ही नहीं किया उस फील्ड में। अच्छा। 5-6 डिजाइन बना रखी थी। और मेरा हार्डवेयर नहीं बन सकता था। तो मैंने वो काम ही करना बंद कर दिया। और मैंने फिर दूसरे फील्ड में काम करना शुरू कर दिया, एंटीना लर्न करने शुरू कर दिया। 3 साल जब क्लोज आने वाले थे तो लगा कि हाँ कि कुछ काम इस पे करना चाहिए। बिल्कुल। फिर वो 5-6 महीने पहले फिर मैंने उठाया कि कैसे काम करूं।
तो फिर मैंने ट्रांजिशन में क्या दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत अब मैकेनिकल पार्ट का प्रॉब्लम थी कि बनाना उसको मैकेनिकल बिल्कुल, पार्ट हाँ, कैसे। हाँ। तो मैकेनिकल पीपल्स को अप्रोच किया, हाँ। सेम नेम राशि पे ही मैंने अप्रोच किया, वो आगरा से इत्तेफाक से उसमें फोन आया। हाँ। मैंने पूछा भैया ये इस तरीके से कैसे बनेगा। हाँ। तो उन्होंने बताया कि कोई बात नहीं, लेथ मशीन वालों के पास जाओ, वो हाँ। काट कूट देंगे और बना लेना। हाँ। बस उनका वो आइडिया जो था कि लेथ मशीन वालों के पास जाओ, वहां पे मैं गया और उन्होंने मेरा वो काट करके दे दिया। उसके बाद मैंने अटैच करके वो बना दिया, पहला मेरा वो तैयार हो गया ट्रांजिशन। जिस चीज के लिए 2.5 साल तक रुके हुए थे, 2.5 साल शुरू के 6 महीने में जितने डिजाइन थे वो आपने प्रिपेयर कर लिए थे। जी जी जी। और फिर वो 2.5-2 साल तक लगभग कोई काम नहीं किया। लेकिन हाँ, मैंने कॉन्फ्रेंस प्रेजेंट करता रहा, जिसमें हाँ। जो कि जरूरी काम है वो भी मेरे पूरे होते रहे। हाँ। मुझे ध्यान तक ये पॉइंट मेरे को तैयार करना है, तो टाइम टू टाइम जैसे कॉन्फ्रेंस आती थी, हाँ। उसमें अपने पेपर बाकी प्रेजेंट करता रहा। बस आपका मॉडल तैयार नहीं हो रहा था, बस मॉडल एक तैयार नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मेरा काम रुका था। एक पेपर तो मेरा हो चुका था, एक ही चाहिए था वो बाकी, एक और आना था बस बाकी। तो उसके लेथ मशीन की मदद से जो उन्होंने आइडिया दिया, उस आइडिया की वजह से वो हार्डवेयर तैयार हुआ और बस वो आपके पास डिजाइन पहले से रेडी था। बस उसको लगाया और उसका रिजल्ट टाइम मेजरमेंट करा करके पेपर पब्लिश हो गया, एक्सेप्ट हो गया। ऐसे एक्सेप्टेंस आई उसके बाद। ये ऐसा कह सकते हैं, देखिए सब खुद ही सोच पा रहे थे उस बात को, बस कि लेथ मशीन से भी वो काम हो सकता है। जी जी। मेरे घर में भी थे भैया, वो भी मैकेनिकल से ही थे, डिप्लोमा। तो उन्होंने भी मुझे बताया था कि यहाँ पे आ जाओ। और लेथ मशीन में 3 साल तक घर पे ही नहीं गया पीएचडी के दौरान। अच्छा। पूरी पीएचडी मैंने अपने यहाँ पर रह करके, लेकिन मैं आगरा जाता तो शायद वो भी सोल्यूशन शायद जल्दी हो जाता, लेकिन मैं आगरा गया नहीं। और वो आगरा से ही एक बात आई जिसकी वजह से मैंने वो पूरा कर लिया। उस बात की वजह से मेरी पीएचडी भी पूरी। शायद ऐसा हो सकता था कि अगर आप बीच में किसी बहाने से चले जाते तो जो काम लास्ट के 6 महीने में हुआ वो पहले जाता है। आपको समझना चाहिए इन चीजों से कि कभी कभी जब आपका कोई काम अटक जाता है, भले थोड़े टाइम के लिए उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक के लिए ना छोड़ो उसे। आपको मतलब कोशिश करते रहना चाहिए, हर तरफ कोशिश करो, क्या पता कब किस जगह से सहायता मिल जाए। और सर को देखो, रास्ता अपने घर से ही मिला। और लेथ मशीन बताओ, लेथ मशीन तो एक कॉमन मशीन है, बहुत कॉमन मशीन है। कॉमन मैन ने ही उसे काट कर तैयार किया, जिसे मतलब ना तो इंजीनियरिंग ई मालूम है ना जी मालूम है। उसने आपका उसको काट करके तैयार करके हमें 0/0 एरर के साथ में दे दिया। उन्होंने 0/0 एरर के साथ दे दिया, बाकी का पार्ट हमारे पास तैयार था, उसे पेस्ट किया और उसका मेजरमेंट करके हमने पेपर पब्लिश कर दिया उसका। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जब आपको लगे आप भाई बार बार मेहनत कर रहे हो, कोई काम आपका नहीं हो रहा या आपका आधा काम हो रखा है, पूरा नहीं हो पा रहा, आप थोड़ा सा चैन की सांस लो, थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा सा पता करने की कोशिश करो, तजुर्बेकार व्यक्ति से कांटेक्ट करो। जैसा कि मैं इस पॉडकास्ट में बोलता हूं, एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस इंसान से कुछ भी करवा सकता है। आपको ऐसे एक्सपीरियंस व्यक्ति ढूंढने हैं जो आपकी थोड़ी सी गाइडेंस ले सकते हैं। एक पुरानी राज बब्बर की मूवी थी, उसमें वो मैकेनिक ही थे। तो जो विवेक ओबराय हैं, उनके पिताजी सुरेश ओबराय जी थे, वो उस कंपनी के मालिक थे और उनकी कोई मशीन खराब हुई थी, ठीक है। तो उन्होंने राज बब्बर जी को बुलाया था उस मूवी में और उन्होंने मतलब मान के चलिए 1 दिन तक उस मशीन के अंदर केवल कमी ढूंढी। वो ढूंढते रहे, क्या करूं, उसको कोई नहीं ठीक कर पा रहा था उस मशीन को। उन्होंने राज बब्बर जी ने केवल और केवल 1 दिन तक वो ढूंढते रहे। और जब सुरेश ओबराय जी थे, उन्हें लगा ये तो बेकार है, कुछ कर ही नहीं रहा। 1 दिन हो गया और ये ढूंढ ही रहा है, ना इसने कहीं टाइट किया ना कुछ किया, ये 1 दिन से ढूंढ ही रहा है, बस देख ही रहा है चीजों का ऐसे करके ये क्या करेगा कुछ। अगले दिन उसने सर केवल हथौड़ा मंगाया और सर बस एक ही हथौड़ा मारा, कट, एक जगह ढूंढ के एक हथौड़ा मारा बस, और मशीन ठीक सर। और उसने उस काम के लिए 10 रुपए चार्ज किए, 10 रुपीज। वो उस टाइम की पिक्चर है जिस टाइम पे वो 10 रुपए आज की रेट में 2 लाख 2.5 लाख मान लो, 5 लाख मान लो, ऐसे करके। तो मालिक साहब जो थे सुरेश ओबराय जी, वो कहते हैं यार तुमने कल तो कुछ काम किया नहीं, आज तुमने एक हथौड़ा मारा और तुम्हें उस एक हथौड़े के इतने सारे पैसे मांग रहे हो। उसने कहा एक हथौड़े के पैसे नहीं है, पैसे मेरे एक्सपीरियंस के हैं। अगर ये हथौड़ा मारना इतना ही आसान होता तो अब तक कोई भी मार देता, अब तक क्यों नहीं ठीक हुई थी आपकी मशीन। ये तो यही होता है एक्सपीरियंस, कि एक्सपीरियंस जो होल्डर होता है वो आपको बिल्कुल सटीक काम बताएगा और सही समय पे बताएगा काम कैसे करा जाता है। हमारे जो भी बच्चे, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, सर के स्टूडेंट्स हैं, उनके दोस्त हैं, अगर पीएचडी में समस्या आती है आपको किसी भी चीज को लेके, तो आप सर से निश्चित ही गाइडेंस नॉट ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स, वो किसी भी फील्ड के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैं सब में हेल्प करूंगा। बिल्कुल, जितनी सर से हो सकती है उतनी हेल्प करेंगे सर, क्योंकि पीएचडी सबके लिए कॉमन होता है। वो तरीका वही है, पेपर कैसे निकलते हैं, कहाँ पे वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, कहाँ फंसते हैं, वो सारी चीजें वहां से कैसे बाहर निकालना है। सही बात है, वो तरीका सेम ही होगा। चीजें बस मुझे आपको बतानी, काम आप ही करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सर के जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं ये और बच्चों तक भी जा सकें और सब बच्चे इनकी लाइफ से प्रेरणा ले सकें। हम सर के आने वाले कल के लिए गुड लक सर को विश करेंगे और विश करेंगे कि सर आपके और
और बहुत सारे पेटेंट आए और बहुत सारे पेपर पब्लिश हो आपके। और मैं कहूंगा सर, आपने जो बुक पब्लिश करी है, कोशिश करिएगा वो ना रुके और नई नई बुक्स आती रहें उस चीज के लिए, बच्चों को गाइड करने के लिए, और आपके कदम आगे निरंतर बढ़ते रहें। हमारी तो यही आशा रहेगी। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर, पॉडकास्ट में आके आपने सब बच्चों को गाइड किया। नमस्कार।